नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर से और वाराणसी से बहुत अहम खबर। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के पांच वादियों में से एक वादी ने अपना नाम वो वापस ले सकती है। जानकारी के मुताबिक राखी सिंह नाम की वादी अपना केस वापस लेंगी। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उनकी नाराजगी की वजह क्या है, वो आखिर क्यों केस वापस लेना चाह रहे हैं। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि बाकी चार वादी अपने रुख पर कायम है, वो अडिग है और इस मसले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील और अन्य पदाधिकारी बैठक करने वाले हैं, जिसमें अब आगे की रणनीति तय होगी। श्रृंगार गौरी मामले में 5 वादी हैं, 5 महिलाओं ने केस किया हुआ था, लेकिन उन 5 महिलाओं में से एक वादी राखी सिंह अपना केस वापस लेंगी, ये जानकारी मिल रही है और कल वो अपना केस वापस ले सकते हैं। हलफनामा दाखिल करके सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एक वादी इसमें से पीछे हटने वाली, लेकिन क्यों? एक सवाल जो राखी सिंह के सामने अब रखा जाएगा, अगर ऐसा निर्णय लेती है वो, कि पहले आपने केस क्यों दाखिल किया था, इतने लंबे समय तक ये केस चला, कितने सालों से केस पेंडिंग है और इस मामले में कोर्ट ने आदेश दिया कि आप सर्वे करवाया जाए। अब जब सर्वे का काम चल रहा है, भले उसमें कुछ रुकावटें आई हैं, अभी तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन सोमवार को अपना नाम वापस लेंगी राखी सिंह, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो अब सवाल राखी सिंह के समक्ष यह होगा कि पहले केस दाखिल क्यों किया था जब नाम वापस लेना था, केस वापस लेना था। 4 हिंदूवादी हालांकि अभी भी हैं जो अपने रुख पर कायम हैं और 5 में से एक है जिन्होंने अपना नाम वापस लेना है, ये खबर मिल रही है। और एक वादी राखी सिंह है जो अपना नाम वापस ले सकती है। बहुत बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मस्जिद केस में जो केस चलाने पर सहमत है 5 वादी, उसमें एक तो सीता साहू है जो सहमत है, उसमें एक मंजू व्यास है जो केस चलाने पर सहमत है, वो अभी साथ में है। लक्ष्मी देवी तीसरी है जो केस चलाने पर सहमत है। इसके अलावा रेखा पाठक है जो चौथी है, केस चलाने में सहमत है। ये 4 केस चलाने में सहमत है, लेकिन राखी सिंह ये अपना नाम बताया जा रहा कि वापस लेंगी। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी केस में 5 महिला वादियों में क्या फूट है? सवाल यह है कि फूट है तो ये किस तरह की फूट है। हालांकि अब जानकारी मिली कि जो 4 वादी है वो रुख पर कायम है और इस बीच में हिंदू पक्ष के जो वकील हैं और जो अन्य पदाधिकारी है वो बैठक करने वाले हैं। इधर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने ज्ञानवापी विवाद को लेकर कहा कि कोर्ट में सब कुछ सबूत से तय होता है और उन्होंने आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक से बात की है, सुनाते हैं आपको। ओवैसी जी का ला क्या है, उनका ला का इंटरप्रिटेशन क्या है? वो विद्वान आदमी है तो विद्वत्ता का उनका होगा। मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पर जो लिखा है मैं वही पढ़ता हूँ। इंटरप्रिटेशन तो बात की बात है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा है वर्ड रिलीजियस कैरेक्टर। रिलीजियस कैरेक्टर क्या है ये तय होगा, एविडेंस पर तय होगा। अगर मंदिर का कैरेक्टर मंदिर रहेगा, मस्जिद का मस्जिद रहेगा। केवल मूर्ति रख देने मंदिर नहीं हो जाएगी और नमाज पढ़ने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। ये पार्टी को साबित करना पड़ेगा। या आपने क्रॉस का चिन्ह लाके लगा दिया तो गिरजाघर नहीं हो जाएगा, तो साबित करना पड़ेगा कि ये मंदिर या मस्जिद किस रूप में बना, किसने बनाया, धरती किसकी थी। यहाँ औरंगजेब का फरमान रखा हुआ है। औरंगजेब का फरमान है कि बनारस एक ही फरमान है जिसमें बनारस मथुरा दोनों तोड़ने की बात है और उनके फरमान से टूटा। पर कहीं ये फरमान नहीं है किसी का किसको वक्फ बनाया गया, तो वक्फ भाई उजर हो नहीं सकता, वक्फ डीड है नहीं। और जब वक्फ नहीं है तो मस्जिद नहीं हो सकती, कोई इसको काट नहीं सकता पूरी दुनिया में। अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं, जहां पर एक बार फिर से नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने एक साथ उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा वार किया। जेल और अस्पताल में कुल 15 दिन बिताने के बाद सांसद नवनीत राणा आज घर पहुंच गए। 5 मई को जेल से रिहाई के बाद वो लीलावती अस्पताल में भर्ती थी, उनका इलाज चल रहा था। आज डॉक्टरों से गुहार लगाकर अस्पताल से छुट्टी ले ली और बाहर निकलते ही उद्धव सरकार पर गिन गिन कर हमले किए गए। हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। हाथों में हनुमान चालीसा, गले में जय श्री राम लिखा दुपट्टा और हनुमान की मूर्ति लिए नवनीत राणा अस्पताल से बाहर आई तो मुख्यमंत्री उद्धव पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने फिर वही पुराना सवाल दोहराया और पूछ डाला कि आखिर उनका गुनाह क्या था जो गिरफ्तार करवाया। और ये ठाकरे सरकार को मेरा प्रश्न है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी मुझे आज सजा इन लोगों ने दी है। नवनीत राणा का इतना उत्साह, ऐसा जोश अपने समर्थकों के बीच था। लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिली तो समर्थकों का हुजूम उनके स्वागत में उमड़ा। सांसद को अपने बीच पाया तो समर्थकों ने पहले उन्हें जय श्री राम लिखी चादर ओढ़ाई, फिर हनुमान की मूर्ति भेंट की, जयकारा लगाया। नवनीत राणा को हनुमान चालीसा की प्रति भी दी तो शंख भी भेंट किया गया और फिर कर दिया हनुमान चालीसा पर आगे की लड़ाई का शंखनाद। भाईखला जेल से 5 मई को रिहाई के बाद से नवनीत राणा लीलावती अस्पताल में भर्ती थी। आज सुबह ही पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उनसे अस्पताल में मुलाकात की। फिर तस्वीर साफ हो गई कि सांसद को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। वो घड़ी भी आ गई। अस्पताल से बाहर आते ही श्री राम हनुमान का नाम लेते हुए पहला बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे से किया। अगर हनुमान चालीसा और भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। गिरफ्तारी से बौखलाई सांसद के सीधे टारगेट पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। राणा ने सीएम पर पावर के बेजा इस्तेमाल के आरोप लगाए और फिर चैलेंज कर दिया। तो ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार, तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़े रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री। 23 मई को नवनीत राणा और रवि राणा गिरफ्तार हुए थे। महाराष्ट्र सरकार ने इन पर देशद्रोह का आरोप भी लगाया। उसकी याद दिलाते हुए नवनीत राणा ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट में जिस तरीके से हमारे जजमेंट में आया है कि राजद्रोह ये कोई भी कलम बनता नहीं है, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है न्याय पे और न्यायाधीश ने जो कहा है, कोर्ट में जो ऑर्डर दिए उस पे हमारा पूरा विश्वास था और वही चीज हमारे आगे की सियासी लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। नवनीत राणा ने बता दिया है कि वो उद्धव सरकार की कार्रवाई के बाद भी पीछे नहीं हटने वाले। ऐसे में महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर सियासी संग्राम अभी और तेज होने से इनकार नहीं किया जा सकता। नवनीत राणा ने अस्पताल से डिस्चार्ज पाते ही उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया। नारी शक्ति भ्रष्टाचार की लंका को तहस नहस कर देगी, ऐसा आह्वान दे दिया। हाथ में हनुमान चालीसा और जय श्री राम लिखा हुआ शॉल काफी कुछ बयान कर गया। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नवनीत राणा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय ने। हनुमान चालीसा का और हनुमान जी का नाम लेके आप आई थी, लेकिन जेल जाना पड़ा। भगवान में श्रद्धा कुछ कम हुई है या बढ़ी है, किन कारणों से? लगता है जेल में अगर जेल प्रशासन के कोई भी व्यक्ति अगर आपको बता दे कि मैंने 10 घंटा बैठकर 101 बार हनुमान चालीसा रोज पढ़ा है, पाठ किया है, और सब महिलाओं का आग्रह था, जितनी भी महिलाएं श्री राम में और हनुमान में भगवान में विश्वास करती हैं, उन्होंने अपने अपने सेल में पढ़कर रोज मुझे सपोर्ट करने का काम ये जेल से ही किया है,
तो भगवान का नाम लेने के लिए मेरा मॉरल कोई खत्म नहीं कर सकता। इस भारत देश में मैं पैदा हुई हूँ और इस भारत देश की मैं देवेंद्र फडणवीस तक आपसे मिलने के लिए आए हैं, तमाम बीजेपी के समर्थक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने आपकी बैकिंग भी करी है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है उन्होंने पर्सनली किसी की बैकिंग नहीं, पर न्याय की बाजू में उन्होंने अपना शब्द रखा है। जहां अन्याय हो रहा था, अन्याय के विरोध में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा समर्थन किया और जो भी चीजें उन्होंने बोली, तो मुझे लगता है वो पर्सनली मुझे नहीं, अन्याय के विरोध में उन्होंने बात की और न्याय जिनको मिलना चाहिए उनको। पूरा देश आज आपको जानता है, आपका राजनीतिक भविष्य यहाँ से कैसा होने वाला है? मैं राजनीतिक भविष्य के बारे में नहीं, मेरे भगवान के नारे पे मैं बाहर निकली थी और वही नारा लेके मैं आगे भी। तमाम लोगों ने, खास करके महिलाओं ने जो आपका समर्थन किया है, उनको क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है महिला शक्ति, ये महिला के साथ होना, ये आज देश की जरूरत है। और आगे भी जिस तरीके से मेरे अमरावती क्षेत्र की महिलाओं ने मुझे साथ देकर एमपी बनाया और आने वाले समय में बहुत सारी महिलाएं जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनके साथ खड़े रह के उनको समर्थन। आखिरी सवाल है, सरकार का कहना है कि आपको माफी माननी चाहिए कि आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दी और अगर हनुमान चालीसा पढ़नी थी तो आपको घर में ही पढ़नी चाहिए थी। क्या जवाब है सरकार को? मैं जो भी कोर्ट का आदेश है कि जो भी चीज हुई, सिचुएशन हुई, उस पे मैं कोई बात नहीं करूंगी। मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करती हूँ, उनके आदेश का मैं पालन करूंगी। उस सिचुएशन को छोड़कर मैं जो भी बात होगी मैं जरूर। मुंबई में आना जाना लगा ही रहेगा या मुंबई की बेटी हूँ, मुंबई में मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता है। मुंबई की बेटी, वो ताकत और विदर्भ की। बीएमसी ने भी आपके घर पे एक्शन किया, उस पर क्या कहेंगे? आखिरी सवाल। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने सब श्रूड बुद्धि की सब लिमिटें क्रॉस कर दी हैं और उसका जवाब, अगर वो मेरा पूरा फ्लैट की परमिशन, बिल्डिंग की परमिशन ये बीएमसी देती है, मैं उसकी बिल्डर नहीं हूँ, मैंने वो घर लिया है। अगर वो पूरा भी तोड़ देंगे तो रोड पे भी खड़े रहकर ये जो करप्टेड बीएमसी में 2 पीढ़ियों से बैठे हैं, इनकी लंका को जलाने के लिए आह्वान दिया है और पूरी ताकत से बीएमसी के प्रचार। जेल से रिहाई के बाद पहली बार राणा दंपति ने उद्धव सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला बोला। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि कैसे उद्धव सरकार के आदेश पर लॉकअप में उनके साथ जुल्म हुआ। उधर रवि राणा ने संजय राउत पर सीधा निशाना साधा है। एक आरोप हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर, एक ही एक्शन, नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी हुई। और जब आजादी मिली तो एक जैसे ही पति पत्नी ने हमले किए। निशाने पर थे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता संजय राउत। आने वाले कॉरपोरेशन में, मुंबई कॉरपोरेशन में मैं पूरी ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या होता है करके। संजय राउत में बोल दिया है, चवन्नी छाप है, वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का दलाल है और दलाली करते करते उन्होंने पूरी शिवसेना डुबाने का काम भी किया है। वो बाला साहब ठाकरे ऊपर से देख रहे होंगे तो जरूर एक संजय राउत एक पत्रकारिता सामना में उसने पत्रकारी के साथ साथ शिवसेना को डुबाने का भी। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर मुंबई में 23 अप्रैल को राणा दंपति की गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन कोर्ट से 4 मई को जमानत मिली तो संजय राउत ने फैसले पर नाराजगी जताई थी। हनुमान चालीसा का नाम लेना, श्री राम भगवंता का नाम लेना और जो क्रूरता से हमारे पे कार्रवाई करते हैं उनकी माफी मांगना, हम 14 दिन ने 14 साल भी जेल में रहे तो ऐसे क्रूर सीएम की हम माफी कभी नहीं मांग सकते। माफी तो उन्होंने मांगना चाहिए हनुमान भक्तों और राम भक्तों से, जो उनका नाम लेने से हमको जेल में डाला गया। राणा दंपति ने अपने इरादे जता दिए। बीजेपी का साथ मिलने के बाद से ही हौसले बुलंद हैं, लिहाजा इन्होंने बता दिया कि उद्धव ठाकरे से माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं। मुंबई में हनुमान चालीसा पर सियासी हलचल बढ़ने के बाद से अब तक सरकार और शिवसेना हमलावर रही है। राणा दंपति अब इस लड़ाई को और तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं, साथ ही केंद्र से इंसाफ मांगने की तैयारी भी है। रवि राणा गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली आकर मिलने वाले हैं।
अमित शाह जी से मिलने जा रहे वाले हैं आप दिल्ली, क्या बताने वाले हैं उन्हें? जो हमारे साथ हुआ है वो हम केंद्र से न्याय मांगेंगे। केंद्र से उम्मीद है कि हमारे पे जो अन्याय हुआ है उसके लिए हमको न्याय देंगे और संजय राउत, अनिल परब के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। उद्धव ठाकरे की जो काले चिट्ठा जो है वो भी केंद्र से खुला हुआ है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। राणा दंपति को बीजेपी का साथ मिला है, लेकिन दूसरी मुसीबत बीएमसी बढ़ाने की तैयारी में है, जिसने आरोप लगाया है कि मुंबई स्थित राणा दंपति के आवास में अवैध निर्माण हुआ है। इस मामले को लेकर घमासान शुरू हो सकता है। बेल भी मिल गई, अस्पताल से डिस्चार्ज भी मिल गया, लेकिन राणा दंपत्ति की मुसीबत यहां पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब डर है कि बीएमसी का कहीं घर पर हथौड़ा ना चल जाए। दरवाजे पर पहले ही बीएमसी का नोटिस चिपका हुआ है और अब बीएमसी को आके घर का इंस्पेक्शन करना है। लेकिन नवनीत राणा कहती हैं, अगर उनका घर भी तोड़ दिया जाए, सड़क पर खड़े होकर वो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली हैं। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। मनरेगा घोटाले में ईडी ने झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल के करीबियों के ठिकानों पर छापे मारे तो करप्शन के काले साम्राज्य का पता चला। पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार की गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार के इस मामले में अभी कई और चेहरे सामने आने की उम्मीद है। नोटों के इस बंडल को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। एक साथ इतने नोटों की गठियां देखकर किसी की भी आंखें चौधिया जाएंगी। एक साथ इतने नोट, इतना कैश, जिसने भी देखा वो एक तरफा तो भौचक्का रह गया। नोट इतने ज्यादा थे कि इन्हें गिनने के लिए 3-3 मशीनें लानी पड़ी। मशीन नोट गिन रही और अतः कमाई का हिसाब करती रही। नोटों को गिनने का सिलसिला शुरू हुआ तो पूरी तसल्ली के साथ रुपयों की गिनती हुई। अंत में गिनती का आंकड़ा 19 करोड़ 31 लाख पर जाकर रुका। रांची में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में मिला ये कैश हर किसी को जितना हैरान कर रहा है, उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इस काली कमाई का सीधा कनेक्शन झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल से है, जिनके करीबियों के कई ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की तो आईएएस अधिकारी के भ्रष्टाचार वाले साम्राज्य की पोल खुली। झारखंड में हुए मनरेगा और अवैध खनन घोटाले में ईडी ने ये छापेमारी शुक्रवार को शुरू की। झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक साथ जांच एजेंसियों का छापा पड़ा। छापेमारी में करोड़ों के नोट और करोड़ों की चल अचल संपत्ति का पता चला। अकेले पूजा सिंघल के सीए सुमन के घर से 17.4 करोड़ रुपए कैश मिला। सीए के घर से भारी कैश बरामद होने के बाद सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई। गिनती के बाद नोटों के बक्से को भर भर कर अधिकारी अपने साथ ले गए। आधिकारिक सोर्स हैं ईडी के, उनके द्वारा उनकी बातों को अगर माना जाए तो 19 करोड़ 30 लाख रुपए जो है उसकी बरामदगी की बात आ रही है। और देखिए कई मशीन जो है, लगभग 4 मशीन नोट गिनने के लगाए गए थे। तीन मशीन जो है वो फिलहाल यहाँ दिख रही है और इसको वापस जो है अब ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा सिंघल के सरकारी आवास पे भी छापेमारी की गई थी। बताया जा रहा है कि ईडी की इस कार्रवाई में झारखंड की खनन और उद्योग सचिव पूजा सिंघल के साथ ही उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार और अन्य कुछ कर्मचारी भी जांच एजेंसियों के रडार पर थे। शुक्रवार को पूरे दिन छापेमारी चलती रही, देर रात तक ये सिलसिला चला। पूजा सिंघल के जो हस्बैंड हैं उनके भी ठिकानों पे छापेमारी हो रही है। अभिषेक झा जो हैं वो पल्स हॉस्पिटल है इनका। पूरे मामले में सबसे अहम जानकारी ये मिली है कि पूजा सिंघल और उनके पति के खिलाफ जारी ठिकाने में करीब 150 करोड़ के निवेश के कागजात बरामद हुए हैं। खबरों के मुताबिक रांची के अलावा कई महानगरों में संपत्ति का पता चला है।
कई फ्लैट्स में निवेश के सबूत मिले हैं। हालांकि ईडी से अब तक इनकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। आईएएस पूजा सिंघल के सीए के घर से ये कैश बरामद हुआ है। रांची में पूजा सिंघल के पति के पल्स हॉस्पिटल पर भी ईडी की टीम ने छापा मारा, जिसके बाद यहाँ काफी देर तक हंगामा होता रहा। ये हॉस्पिटल पूजा सिंघल के परिवार वाले चलाते हैं। पूजा सिंघल के पति मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। यही वजह है कि ईडी की एक टीम जांच के लिए मुजफ्फरपुर भी पहुंची है। मनरेगा से जुड़ा ये घोटाला साल 2007 से 2010 के बीच का है। वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों के बाद से ही आईएएस पूजा सिंघल जांच के दायरे में है। अब ईडी के एक्शन के बाद घोटाले के एक एक तार खुल रहे हैं और आईएएस अधिकारी की अकूत कमाई का सच सामने आ रहा है। मुंबई से दिव्येश सिंह, दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। डीजल की महंगी कीमतों के असर से अब देश में ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ने लगा है। बीते 3 महीनों में देश में 90% रूट्स पर ट्रांसपोर्टर्स ने माल भाड़ा बढ़ा दिया है। ऐसे में लोगों के घरों तक पहुंचने वाला हर सामान महंगा हो गया है। डीजल के दाम बढ़ने के असर से अब ट्रांसपोर्ट महंगा होने लगा है। बीते 3 महीनों से अलग अलग रूट्स पर माल भाड़े में बढ़ोतरी हुई है। इसके असर से लोगों को सामान भी ज्यादा दाम पर मिल रहा है, यानी कार बाइक चलाने के लिए महंगे पेट्रोल सीएनजी के साथ ही डीजल की बढ़ती कीमतों ने घर के बजट पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसल रिसर्च के मुताबिक डीजल के दाम बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्ट ने इसका बोझ सीधा ग्राहकों पर डालते हुए माल भाड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्रिसल रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी में 72 रूट्स पर माल भाड़ा बढ़ाया गया था। वही मार्च में 81 रूट्स पर ट्रांसपोर्ट महंगा किया गया, जबकि अप्रैल में देश के कुल 159 ट्रांसपोर्ट रूट्स में से 143 यानी 90% पर माल भाड़ा बढ़ाया गया। हालांकि इस दौरान ट्रकों का संचालन स्थिर रहा। माल भाड़ा बढ़ने से क्रिसल रिसर्च का पैन इंडिया फ्रेट इंडेक्स अब तक के उच्चतम स्तर 129 पर पहुंच गया है। अक्टूबर 2020 के बेस स्तर से ये 29 अंक ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक माल भाड़े में बढ़ोतरी के बावजूद ट्रांसपोर्ट में फ्री कैश फ्लो में 200 आधार अंकों की कमी आई है। महंगाई के असर से तकरीबन सभी कमोडिटीज में माल भाड़े में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन तेजी से बिकने वाले सामान यानी एफएमसीजी, खुले सामान और खनिज के माल भाड़े में दोहरे अंकों में बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि पेट्रोलियम, स्टील और कपड़ों में ये सिंगल डिजिट में रही। अब देखना यही है कि कितनी जल्दी इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम घटने शुरू होते हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई का कहर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।